अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मैरी टाइम्स मिनिस्ट्री में होने वाला एक बड़ा घपला। पाकिस्तान के 2 बहरी जहाज़ों को फरोख्त कर दिया गया है और ये चलते फिरते बहरी जहाज़ 8 अरब रुपए में फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर तमाम मंजूरियां दे दी गई हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास ऑलरेडी अपनी ज़रूरत से कहीं कम बहरी जहाज़ हैं, यानी 24 करोड़ का मुल्क जिसकी 90 अरब डॉलर सालाना की इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके पास टोटल 12 बहरी जहाज हैं। उनमें से भी 7 ऑयल टैंकर्स हैं और 5 बल्क कैरियर्स हैं, जो हमारी टोटल डिमांड से कम 10 गुना कम है। लेकिन इसके बावजूद इन 2 जहाज़ों को ये कहकर फरोख्त कर दिया गया कि जनाब ये अपनी उम्र पूरी कर चुके थे, लिहाजा हम इनको फरोख्त करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इन 2 बहरी जहाज़ों को फरोख्त करने से पहले हम वो 4 से 5 नए बहरी जहाज़ खरीद लेते, जिनको खरीदने का हम ऐलान कई सालों से करते आ रहे हैं। इसमें दूसरी राय नहीं है कि 20 साल की उम्र के बाद आपको बहरी जहाज़ रिटायर करना पड़ता है, लेकिन आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ चंद साल मजीद निकाल सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास ऑलरेडी कम बहरी जहाज़ हैं और बहरी जहाज़ कम होने की वजह से हम इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को हर साल 6 से 8 अरब डॉलर्स किराया अदा करते हैं, क्या उनके यहाँ ऐसा कदम होना चाहिए था? हरगिज़ नहीं। अब जो 2 बहरी जहाज़ बेचे गए हैं उनमें से एक है MT लाहौर, जो 2003 में बना, 20 साल मुकम्मल हो चुके। इस वक्त वो इराक से तेल लाने का यौमिया 27,500 डॉलर्स ले रहा था, यानी 77 लाख रुपया रोजाना दिहाड़ी कमा रहा था वो बहरी जहाज। फिर दूसरा भी ऑयल टैंकर ही था जिसका नाम था MT कोयटा। वो पाकिस्तानी रिफाइनरीज के पास तवील मुद्दती ठेके पे था और यौमिया 12,000 डॉलर्स उसका रेट था। अब ये दोनों जहाज रोजाना 40,000 डॉलर्स यानी 14 करोड़ डॉलर सालाना और 4 अरब रुपए यानी कि 4 अरब रुपए सालाना कई इनकम जनरेट कर रहे थे। जितने ये जहाज 2 साल में इनकम जनरेट करते हैं 8 अरब रुपया, उतने में इनको फरोख्त कर दिया गया। अब जो भी इन्हें लेगा ऑब्वियसली इन्हें डिसमेंटल करेगा, बतौर स्क्रैप लेगा, इनको आगे चलाने का प्लान हरगिज नहीं है। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी जहाज़ों की किल्लत का शिकार मुल्क है, हमारे पास वाहिद एक इदारा है PNSC, उसके ये 2 जहाज़ थे जिन्हें फ़रोख्त करने की मंजूरी दी गई। होना तो ये चाहिए कि हम जो नए 4 से 5 जहाज़ लेना चाहते हैं, जिनसे हमारी जो तरसीलाती कैपेसिटी है सामान मंगवाने की, भेजने की 40% तक बढ़नी है, उसे एक्सपीडाइट करें, फौरी तौर पर उन जहाज़ों की परचेज करें। अब PNSC पाकिस्तान के उन चंद सरकारी इदारों में से है जो कि मुनाफे बख्श इदारा है, और ये जो बहरी जहाज़ खरीदता भी है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये अपने ही वसाइल से बहरी जहाज़ खरीदता है। इसे हुकूमत से भी पैसे लेने की या मोस्ट ऑफ द केसेस बैंकों से लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इन जैसे इदारों के जो मामलात है वो PPRA के पास कई कई साल फंसे रहते हैं, वहाँ से क्लियर नहीं होते और मुल्क को नुकसान होता है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा इथोपिया की। इथोपिया एक ऐसा मुल्क जो कि लैंड लॉक्ड मुल्क है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका नक्शा, कहीं से भी वो समंदर के साथ मिलता नहीं है। उसके अपने 10 जहाज हैं। हैरानी की बात है ना कि ऐसा मुल्क जिसकी अपनी कोई बंदरगाह नहीं है, जिसका कोई साहिल नहीं है, उसके पास 10 जहाज हैं। और अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका साहिल समंदर 1050 किलोमीटर तवील है, जिसके पास 3 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं और 30 से ज़्यादा जेटीज हैं जिसकी बंदरगाह के ऊपर, उसके पास आज से सिर्फ 2-3 हफ्तों बाद जब हम ये जहाज़ हैंड ओवर कर देंगे तो सिर्फ 10 जहाज़ बचेंगे। तो उसका इथोपिया का और हमारा मुआवजा आप खुद देख लीजिए। अब इथोपिया एक इंतहाई गरीब मुल्क है, आबादी तो तकरीबन 13 करोड़ के करीब है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ 30 अरब डॉलर्स है। हमसे 3 गुना कम उसकी इंटरनेशनल ट्रेड है। हम आबादी में उससे 2 गुना बड़े हैं और हमारी इंटरनेशनल ट्रेड सालाना 90 बिलियन डॉलर्स की होती है। कोई 30-32 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें हम दुनिया को बेचते हैं, कोई 60 के करीब जो बिलियन डॉलर्स की चीज़ें हम दुनिया से मंगवाते हैं।
तो उनके नज़दीक तो बहुत बड़े और अमीर मुल्क हुए ना, लेकिन नंबर ऑफ शिप्स उनके पास भी और हमारे पास तकरीबन बराबर होने जा रहे हैं। ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ? आज से सिर्फ चंद साल पहले इथोपिया ने अपने यहाँ एक कानून पास किया कि मुल्क में आने वाला जो सामान है जो इथोपिया के लिए इंपोर्ट किया जाएगा या इथोपिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो इथोपियन फ्लैग कैरियर के जरिए होगा। तो क्या हुआ? इथोपिया के जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे उन्होंने अपने शिप्स लिए, इथोपियन गवर्नमेंट ने इस मामले के अंदर चिप्स डाले तो उनकी तादाद 10 हो गई है। पाकिस्तान के अंदर यही काम आज से 5 साल पहले करने की कोशिश की गई। उस टाइम की मैरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर हम हर साल को $4 बिलियन मालियत का खुर्दनी तेल, पाम ऑयल और दीगर जो एडिबल ऑयल्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कुछ 30-40 के करीब बिजनेस ग्रुप्स हैं जो एडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं, उनका एक कंसोर्शियम बनाया जाए, उनके पास जाया जाए। गए भी, मीटिंग्स भी हुई और तय पाया कि 1 से 2 ऐसे शिप्स वो खरीदेंगे जो कि पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर होंगे, जिन पे पाकिस्तान का झंडा लगा होगा। उनका काम सिर्फ ये होगा कि वो इंडोनेशिया और मलेशिया, जहाँ से पाकिस्तान अपने खाम तेल का बहुत बड़ा हिस्सा खरीदता है, वो इंपोर्ट करेंगे और फिर टाइम होगा तो बाकी दुनिया को भी सर्विसेज देंगे। बदकिस्मती से हुकूमत ख़त्म हुई, दोबारा से किसी ने उस चीज़ को परसू नहीं किया। हमारे यहाँ हमेशा से मसला रहा है, जब हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं करेंगी तो अच्छे काम जो हर हुकूमत कर रही होती है, खा वो पीपल्स पार्टी की हो, मुशर्रफ की हो, नून लीग की हो, पीटीआई की हो, तो वो जो अच्छे काम भी चल रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। अब कितना अच्छा होता कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़े बड़े जो ऑयल मिल मालिकान हैं ये अपने शिप्स डालते 1-2, फिर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स के लोग हैं वो शिपिंग लाइन में आते, हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो इस मामले में आते, तो हमारी अपनी शिपिंग इंडस्ट्री चल पड़ती। अब तक हमारे को अपने 20 के करीब जहाज़ होने थे, उन जहाज़ों को हमने जो किराया अदा करना था वो हमने रुपयों में अदा करना था। फिर उन जहाज़ों को इंसेंटिव ये मिलना था कि जब उन्होंने बंदरगाह पे आने था तो सबसे पहले उन जहाज़ों को बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने का मौका मिलना था। जब दुनिया में होता है कि जो भी किसी मुल्क का फ्लैग कैरियर हो उसे उस मुल्क की बंदरगाह पे सबसे पहले उतरने का, सामान उतारने का राइट दिया जाता है। तो लोगों को ये लालच होना था कि हम पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर के जरिए सामान भेजें, पाकिस्तानी जहाज़ के जरिए सामान जाएगा तो सबसे पहले सामान लोड होगा, अगर आएगा तो सबसे पहले ऑफ लोड होगा, पाकिस्तानी रुपयों में पैसे देने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे, डॉलर्स की किल्लत भी हो, कोई और मसला हो, तो ये ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है जो हमें हर साल 6 से 8 अरब डॉलर्स बचा के दे सकता है। और ये काम अगर कोई हुकूमत करना चाहे तो अगले 8 से 10 सालों में टोटली हमारे मैरीटाइम सेक्टर को तमाम तरीके से रिवाइव कर सकती है, यहाँ पर एक नई जान डाल सकती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।